हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब तक हम 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ये है मॉक टेस्ट नंबर 6। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने वो सारे मॉक टेस्ट बहुत ईमानदारी से देखे हैं। मैं इस मॉक में अगर कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होगा तो मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, टाइम खराब नहीं करते। लिखा है द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स टुगेदर विद द टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स were tabled in parliament, but the government declined to take cognizance of its recommendations. लिखा है द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, मतलब जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का, और उसके साथ साथ जो टेस्टिमनीज हैं कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के, उन्हें टेबल किया गया पार्लियामेंट में। लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि मैं इससे इस रिकमेंडेशंस के कॉग्निजेंस नहीं लूंगा, मतलब मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब है। मैं आ रहा हूं इसमें एरर कहां पर, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। जो बात आपको यहां से अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पे रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्यों है, ऑब्जर्वर्स क्यों नहीं है, बार बार एक्सप्लेन किया है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसके ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसका मतलब ये है ऑब्जर्वर्स ऑफ का ऑब्जेक्ट है, हम उसे सब्जेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, एक बार चेक कर लो कोई एरर है क्या। द सही है, रिपोर्ट सही है, ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कहीं कोई एरर नहीं है। आगे लिखा है टुगेदर विथ, मतलब यह है कि दो सब्जेक्ट होंगे इसमें, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, और इसे जोड़ा गया है टुगेदर विथ के साथ। ठीक है, क्या लिखा गया है, टुगेदर विथ द टेस्टिमनीज, मतलब दूसरा सब्जेक्ट क्या था, दूसरा सब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट नंबर 1। अगर मैं मार्क करूं तो सब्जेक्ट नंबर 2 कौन सा है, सब्जेक्ट नंबर 2 है द टेस्टिमनीज। आई थिंक ये वर्ड प्रीवियस वीडियो में भी आया था और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि टेस्टिमनी काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिमनीज बोला गया, मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे इसे काउंटेबल काउंट कर रहे हैं। द टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, फिर से ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके साथ क्या ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है जर्नलिस्ट। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, टुगेदर विथ द टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल जर्नलिस्ट। यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है, कोई एरर नहीं मिला है। टुगेदर विथ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। टुगेदर विथ के बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, द टेस्टिमनीज है। ऑफ एक प्रीपोजिशन लगाया जिसके लिए ऑब्जेक्ट आया है जर्नलिस्ट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एक कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है, सेवरल उसके लिए एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल सही। आगे बढ़े, लिखा है कि वर टेबल्ड इन पार्लियामेंट। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। लिखा है वर टेबल्ड। देखो ये बहुत खूबसूरत एक एग्जाम्पल है जहां पे एक नाउन को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। हम सबको पता है कि टेबल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है वो चार लकड़ी के पांव पे खड़ा एक कोई भी मेज, उसको टेबल कहा जाता है। ये नाउन है बाय इट्स फॉर्म। लेकिन जब किसी बिल को या जब किसी भी किस्म के प्रपोजल को किसी के सामने रखा जाता है ना, तो उस केस में इसे वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। और आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि ये वाला बिल लोकसभा के सेशन में टेबल्ड हुआ है, ये वाला बिल राज्यसभा के सेशन में टेबल्ड हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि टेबल का मतलब प्रपोजल रखना भी होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ न्यू लॉ। ठीक है, कानून वगैरह के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिखा हुआ वर्ड टेबल्ड, वर्ड टेबल्ड यहाँ पे B+V3 है। हम कहीं पे भी B+V3 देखते हैं हमारा दिमाग तुरंत काम करता है कि ये वाला पैसिव वॉइस में है, राइट। जो बच्चे पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं, आपको मैं एडवाइस दूंगा आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पहले देख लो, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि B+V3 क्या होता है। तो B+V3 है तो इसका मतलब ये पैसिव है। अगर ये वाला पैसिव है तो पैसिव से हम क्या समझते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होना चाहिए, डूअर नहीं। सब्जेक्ट कौन था, रिपोर्ट था। अब एक बात बताओ, रिपोर्ट किसी को पार्लियामेंट के सामने रखेगा या रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा? कॉमन सेंस है कि रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे जो लिखा हुआ था द रिपोर्ट ऑफ, ये रिपोर्ट डूअर नहीं था, ये रिपोर्ट रिसीवर था। कौन से वर्ब का, टेबल्ड का। रिपोर्ट किसी को नहीं रख रहा था, रिपोर्ट को रखा जा रहा था। तो क्या ये पैसिव सही है? पैसिव बिल्कुल सही है। यहाँ पे B+V3 बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये होना ही चाहिए। लेकिन क्या यहां पे वर होना चाहिए? चेक कर लेते हैं। ये जो वर्ब है ये यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट क्या था, दो सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट था रिपोर्ट और दूसरा सब्जेक्ट था द टेस्टिमनीज। जुड़ा किससे है, टुगेदर विद से। क्या आपको वो रूल याद आ रहा है कि अगर हम किसी भी दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू ऐसी चीजों से जोड़ते हैं तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है जिसकी वजह से टुगेदर विथ के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट जैसा काम नहीं करता, रैदर जो सब्जेक्ट पहला है, मतलब जो नाउन पहले आया है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है।
आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, जब भी कोई दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ, अलोंग विथ इन सारी चीजों से जुड़ा होता है, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? पहले वाले सब्जेक्ट को। यहां पे दो सब्जेक्ट थे, एक था रिपोर्ट और दूसरा था द टेस्टिमनीज। किसको फॉलो करेगा? रिपोर्ट को। आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट्स नहीं। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है ये तो सिंगुलर नंबर है, पर हम जो वर्ब लगा रहे हैं वो हम उसके लिए लगा रहे हैं वर्ब। तो बताओ सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। तो क्या हमें एरर मिल गया? हाँ जी साहब, हमें एरर मिल गया। कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। क्या एरर है? यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वॉस। बट फिर भी मैं सेंटेंस को आगे पढ़ूंगा क्योंकि सिखाने के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बट क्या है? कंजंक्शन है, जो कि आगे एक और क्लॉज ऐड कर रहा है। क्या क्लॉज है? द गवर्नमेंट। सब्जेक्ट है इस वाले, ये एकदम डिफरेंट क्लॉज है। इसका सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। डिक्लाइंड का मतलब होता है मना करना, ठीक है? ये यहां का वर्ब है। चेक कर लो, गवर्नमेंट सिंगुलर था, डिक्लाइंड जो कि V2 है, सिंगुलर प्लूरल में सेम फॉर्म रहेगा, तो यहां तो कोई एरर नहीं मिल रहा। टू टेक, क्या मना किया? उसने टेक करने से मना कर दिया। तो डिक्लाइंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये इन्फिनेटिव टू टेक। अच्छा, क्या लेने से मना किया? कॉग्निजेंस। तो टेक जो वर्ब था, जो इन्फिनेटिव का पार्ट है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है? कॉग्निजेंस। किसका कॉग्निजेंस? ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। अब ये बात समझना, यहां पे इट्स किसके लिए आ रहा है? किसे हम कह रहे हैं कि इट्स रिकमेंडेशंस? गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो उसका रिकमेंडेशन नहीं लेगा, ठीक है? ये किसके लिए आ रहा है? तो यहां पे भाई साहब ये आ रहा है रिपोर्ट के लिए। हमारा सब्जेक्ट कौन था? रिपोर्ट था। किसके रिकमेंडेशंस की बात हो रही है? रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस की बात हो रही है। कहा जा रहा था कि रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का, उसे टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस नहीं लेंगे। जिसका मतलब है ये इट्स किसके लिए आ रहा है? रिपोर्ट के लिए आ रहा है। चेक कर लो इसको भी। क्या रिपोर्ट नन लिविंग है? हाँ जी नन लिविंग है, तो इट आ सकता है बिल्कुल। क्या ये सिंगुलर है? हाँ जी सिंगुलर है, तो इट्स आ सकता है बिल्कुल। इसका मतलब ये है यहाँ पे इट्स बिल्कुल सही है। सपोज अगर यहाँ रिपोर्ट्स होता तो फिर ये वर सही होता, हमें इट्स को चेंज करके देयर करना पड़ता, ठीक है? देयर रिकमेंडेशंस। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? एरर कौन से पार्ट में था? सी पार्ट में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। एक डिफिकल्ट वर्ड यहाँ आया था, कॉग्निजेंस, जिसका मतलब होता है किसी चीज का संज्ञान लेना, अवेयरनेस या नॉलेज या नोटिस, इसका मीनिंग होता है, ठीक है? बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखें। अब देखो ये आपका काम है कि जहां पे भी वोकैब में डालता हूं उस जगह पे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, ठीक है? आपको रटने नहीं बोल रहा मैं, बस एक बार देख लो क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है, क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी पीडीएफ आपको हर वीडियो के बाद मिल जाता है। आप इस पीडीएफ से चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, बट अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। क्या वर्ड है? इंट्रांसिजेंट। क्या वर्ड है? इंट्रांसिजेंट। क्या वर्ड है? इंट्रांसिजेंट। जहन में बैठ गया? अब जरा याद भी कर लो। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है, जिसके लिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा स्टबर्न, जो बहुत स्टबर्न है, ठीक है? याद कैसे रहेगा? तो याद रखना, यहां पे एक वर्ड था TRANS, ट्रांस, ठीक है? हम लोग अक्सर यूज करते हैं ना, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेल, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो याद रखना कि वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेके, विच इज अ वेरी करेक्ट थिंग, कि वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान ने हमें ऐसे बनाया, इसमें बुराई क्या है? आप मर्द है या आप औरत है, ये आपको मुबारक। अगर मैं मर्द या औरत नहीं हूं तो ये मुझे मुबारक। तो वो लोग अपने आइडियाज को लेके ना पॉजिटिव वे बहुत बहुत ज्यादा फर्म होते हैं, बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग, ठीक है? अब समझना, स्टबर्न हमें नेगेटिव, मैं तो याद करने के लिए बता रहा था, पर एक्चुअली जो इंट्रांसिजेंट वर्ड यूज किया जाता है ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्टबर्न या जिद्दी। हमसे पूछा गया इसका सिनोनिम बताइए। क्या रफ इसका सिनोनिम होगा? रफ, जिद्दी नहीं, सिनोनिम नहीं होगा। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, तो ये तो इसका सिनोनिम है भाई, है ना? यील्डिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक व्यक्ति जो कि बहुत आसानी से सरेंडर कर दे, ठीक है? जो बहुत आसानी से सरेंडर कर दे। क्या वो जिद्दी का सिनोनिम हो सकता है? नहीं। एमेनेबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये मैंने याद भी कराया आपको, अमन एबल करके। मैंने क्या बोला था? अमन नाम का एक लड़का है जो लाइफ में कुछ भी करने के एबल है। क्यों? क्यों? बिकॉज ही लिसन्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति, अब देखो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो सुनते नहीं। और इतने दिन पढ़ा कि मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट्स अगर सुनते भी हैं तो 90% समझते नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो होता क्या है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुनते नहीं, ठीक है? बट अमन एक ऐसा लड़का है जो सुनता है। अच्छा, अगर अमन किसी बात को सुनता है तो अमन अपने ओपिनियन भी चेंज कर सकता है। मैं जिद नहीं पकड़ूंगा किसी चीज को लेके, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन को सुनूंगा और उस हिसाब से मैं एक्ट करूंगा। उसके लिए तो सुनना जरूरी है ना। इसका मतलब यह है कि अमन जो है वो बहुत एबल है कि वो अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेगा, क्योंकि वो एमेनेबल है। एमेनेबल का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के विचारों को सुने और कंसिडर करे।
सुने, समझे, कंसिडर करे, सही है कि गलत है। मतलब जिसके विचारों को बदला जा सकता है उसे एमेनेबल कहते हैं। जो जिद्दी नहीं है अपने विचारों को लेकर उसको एमेनेबल कहते हैं। क्या याद हो गया ये वाला वर्ड? अच्छा, एमेनेबल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, क्योंकि इन ट्रांसिजेंट का मतलब होता है बहुत जिद्दी व्यक्ति, एमेनेबल का मतलब होता है जो जिद्दी नहीं है, जो चीजों को सुन के समझ के उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम नहीं चाहिए था, हमें सिनोनिम चाहिए था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्टिनेट। क्लियर है? जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। लिखा है हार्डली हैड द कमिटी मेंबर्स कंक्लूडेड देयर हीटेड डिबेट। बहुत मुश्किल से कमिटी मेंबर्स ने अपने हीटेड, मतलब जो बहस उनके बीच में चल रही थी, उस बहस को उन्होंने बहुत मुश्किल से कंक्लूड ही किया था, खत्म ही किया था। व्हेन द चेयरमैन इंटरवीन, जब चेयरमैन ने इंटरवीन किया, एंड प्रपोज्ड, और उन्होंने प्रपोज किया, दैट द रिजोल्यूशन शुड हैव बीन अडॉप्टेड यूनानिमसली। और उन्होंने कहा, इंटरवीन किया बीच में, उन्होंने बीच में दखल अंदाजी की और ये प्रपोज किया कि जो रिजोल्यूशन है ना, मतलब जो नियम है, जो विचार है, वो यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिए जाने चाहिए थे। यूनानिमसली मतलब होता है एक साथ, वो एक साथ मिलके अडॉप्ट कर लिए जाने चाहिए थे। ये इसका हिंदी मतलब है। आइए एक एक करके मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ था हार्डली, मीनिंग नहीं समझते, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। हार्डली लिखा हुआ है, क्या आपको याद आ रहा है? हार्डली स्किर्सली के बाद हमेशा व्हेन लगाते हैं, याद आ रहा है? नो सूरर के बाद हमेशा देन लगाते हैं। तो व्हेन लिखा था, देन लिखा था, नहीं हो सकता आंसर। व्हेन लिखा था, नो इंप्रूवमेंट था। ठीक है। अच्छा, अब लिखा है कि व्हेन द चेयरमैन इंटरवीन, जब चेयरमैन ने इंटरवीन किया, बिल्कुल सही लग रहा है, कंक्लूडेड पास्ट था। एंड प्रपोज, पास्ट है, बिल्कुल सही है। दैट द रिजोल्यूशन शुड हैव बीन अडॉप्टेड यूनानिमसली, ठीक है, कि उन्होंने इंटरवीन किया और ये कहा कि जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाना चाहिए था। आपको लगा सर ठीक तो लग रहा है, इसमें कहीं तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको इसमें चीख चीख के ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मालिक मैं एरर हूं। क्यों? क्या आपको याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि अगर हम कहीं पे प्रपोज लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं, रिकमेंडेड लिखते हैं, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आते हैं। कितनी बार मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का ये मतलब होता है कि चीजें या तो बेस फॉर्म में होंगी, या तो अगर आपको उनके बाद V3 यूज करना है तो आप उसको B+V3 में यूज करोगे। चीजें या तो बेस फॉर्म में यूज होती हैं या तो B+V3 में। क्या आपको यहां पे दिख रहा है कि प्रपोज लिखा हुआ था? अगर यहां प्रपोज लिखा हुआ था तो शुड हैव बीन अडॉप्टेड हो सकता था। क्या यहां पे हम लोग मॉडल परफेक्ट यूज कर सकते हैं? शुड हैव बीन अडॉप्टेड? नहीं भाई साहब। यहां देखना, वुड हैव बीन अडॉप्टेड, क्या यूज कर सकते हैं? नहीं भाई साहब। दैट द रिजोल्यूशन बी अडॉप्टेड, क्या ये चीज आप समझ पाए? क्या ये चीज आपको डाइजेस्ट हो पाई है? क्योंकि ये कन्वेंशनल इंग्लिश नहीं है, ठीक है। बहुत बार आपको ये ऐसे किस्म के क्वेश्चंस नहीं मिलते, पर मैंने कोशिश किया डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई रखने की, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो प्रपोज्ड के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है, जिसका मतलब ये है कि उसमें B+V3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है द रिजोल्यूशन बी अडॉप्टेड, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। एक इडियम है टू बर्न वंस बोट्स, ठीक है। अब मान के चलो कि आप कहीं जाते हो बोट से, ठीक है, और आप वहां पहुंच के अपना बोट जला देते हो, तो वापस कैसे आओगे? तैर के, समंदर क्रॉस करके गए हो, तैर के आओगे क्या? नहीं आओगे ना। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि हम अगर अपने बोट्स जला देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने क्या किया है? हमने अपने वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। टू बर्न वंस बोट्स का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज खत्म कर देना किसी भी सिचुएशन से वापस आने के। तो क्या लिखा है? टू मेक अ रिट्रीट इम्पॉसिबल, वापस आना इम्पॉसिबल कर देना। टू इनवाइट अननेसेसरी ट्रबल, अननेसेसरी ट्रबल को इनवाइट करना। टू एक्ट अगेंस्ट वंस कॉन्शियंस, ठीक है, किसी व्यक्ति के अपने सोच के खिलाफ, जमीर के खिलाफ जाकर काम करना। टू डिस्ट्रॉय समवंस एल्सेस अपॉर्चुनिटी, किसी दूसरे की अपॉर्चुनिटी को खत्म करना, दूसरे की नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटी खत्म करना, अपने खिलाफ जाकर काम करना। आंसर क्या होगा? टू मेक अ रिट्रीट इम्पॉसिबल, वापस जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव पैसिव वॉइस लिखा है हु कुड हैव परसुएडेड द रिलक्टेंट मिनिस्टर टू सैंक्शन फंड्स फॉर सच अ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। लिखा है कौन परसुएड कर सकता था, कौन मना सकता था उस जिद्दी मिनिस्टर को कि वो फंड्स को सैंक्शन कर दे ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, विदाउट बीइंग अश्योर्ड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम हिज कोalition पार्टनर्स। जबकि इसके बहुत कम चांसेस थे कि उसके जो कोalition पार्टनर्स हैं, जो उसके साथ मिलकर सरकार बनाया है जिन्होंने, वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो उसको अश्योरेंस नहीं था इस चीज का। आइए, ये आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये वाला एक्टिव वॉइस में कैसे पता चलता है एक्टिव है या पैसिव है? वर्ब के फॉर्म को देखो, क्या लिखा हुआ है? कुड हैव परसुएडेड। तो ये तो एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि B+V3 नहीं है।
अच्छा, इसको अगर हम चेंज करें तो क्या बनेगा? कुड हैव बिन परसुएडेड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? इसका मतलब ये है कुड हैव बीन परसुएडेड होना चाहिए था। आइए ऑप्शन पे आइए। हु के साथ बाय हुम लगेगा, हु के साथ हमेशा चेंज करके बाय हुम आता है, बाय हुम है, बाय हुम है, हु लिखा हुआ है, गलत है, हु लिखा हुआ है, गलत है। अब या तो ए आंसर है या तो बी आंसर है। अच्छा, पिछले ही मॉक में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि जब इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखा जाता है कि कुड हैव होगा, सॉरी कुड होगा पहले, फिर होगा सब्जेक्ट और फिर होगा हैव प्लस वी थ्री। ठीक है, देखिए फॉर्म कैसे लिखा है, बाय हुम could have the reluctant could have been the reluctant minister persuaded। ये फॉर्म गलत है ना, क्योंकि जब आप पैसिव करोगे तो persuaded के ठीक पहले बिन आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। by whom could the reluctant minister have been persuaded, बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, पिछले मॉक में भी एकदम एग्जैक्ट ऐसा सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड है मिनिफिसेंट। मिनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? हमसे अपोजिट पूछा गया, पहले मीनिंग देख ले। मिनिफिसेंट का मतलब होता है somebody who is extremely generous। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा दयालु हो, वैसे व्यक्ति को हम मिनिफिसेंट कहते हैं। आ जाइए ऑप्शन पे, हमसे उल्टा पूछा गया, ध्यान रखेंगे। पहला वर्ड है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नानिमस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दयालु होता है। आगे बढ़े, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट भी सिमिलर मीनिंग देता है, मतलब ये वाला भी सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दयालु। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट ब्रेक्स इजिली। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए उसको हम फ्रेजाइल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो फ्रेजाइल लिखा हुआ था ये हमारा आंसर हो सकता है क्या? हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा दयालु, उसका उल्टा ये कैसे होगा जो बहुत आसानी से टूट जाए? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर क्या है? पार्सिमोनियस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्सिमोनियस? पार्सिमोनियस का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, जिसे हम माइजर कहते हैं ना, उस व्यक्ति को पार्सिमोनियस कहा जाता है। आप इसको याद कर लो, नो ऑफेंस, बस याद करने के लिए बता रहा हूं कि पारसी एक आपका दोस्त है जो बहुत ज्यादा कंजूस है। ठीक है, तो पार्सिमोनियस का मतलब याद रखिएगा कि वो बहुत ज्यादा कंजूस है। मिनिफिसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जेनरस, मैग्निमस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जेनरस, पार्सिमोनिया इज कंजूस। पढ़ लेना एक बार पूरा। आगे बढ़ेंगे। रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी भी एक सिस्टम का जो रिटन लिखा हुआ कानून होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पिलियोलॉजी कहते हैं, सॉर्सरी कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं या स्टैगर कहते हैं? बढ़िया सवाल है। सबसे पहले देखो, लॉजी लिखा हुआ है तो लॉजी तो किसी चीज की स्टडी को कहते हैं, तो स्पिलियोलॉजी के होने के बहुत कम चांस है, आप इसको ऐसे भी हटा सकते थे। हालांकि स्पिलियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ केव्स, पढ़ा है मैंने आपको। तो जो भी गुफाओं का अध्ययन होता है उसको स्पिलियोलॉजी कहते हैं, तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, सॉर्सरी। सॉर्सरी का मतलब क्या होता है? जादू टोना। और जो व्यक्ति ये करता है उसको सॉर्सरर कहते हैं, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को सॉर्सरर कहते हैं, तो ये भी नहीं है। हमसे तो कानून लिखित कानून को क्या कहते हैं पूछा गया। अगला वर्ड है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट हो सकता है, आपने सुना होगा स्टैट्यूटरी वार्निंग, लिखी हुई वार्निंग। ठीक है, अगला वर्ड है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत ही हाउ डू आई डिफाइन इट, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है या बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है उसको भी स्टैगर कहते हैं। आपने सुना होगा स्टैगरिंग काम किया उसने, बहुत ही शानदार काम किया उसने। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? स्टैट्यूट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ दिस 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। हमसे पूछा गया एक वर्ड को 4 बार लिखा गया, इनफैक्ट 4 डिफरेंट वर्ड्स को लिखा गया, और आपसे पूछा गया किसकी स्पेलिंग गलत है वो ढूंढी। तो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, बिल्कुल सही, करेक्ट है स्पेलिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें चूंकि वावेल्स बहुत आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। BU है, REAU है। ठीक है, मिसलेनियस, ये अभी तक आपको स्पेलिंग रट्टा हो जाना चाहिए था, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। मिसलेनियस MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, ठीक लग रहा है। अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट स्पेलिंग क्या है? EXHILI, ये नहीं होता, क्या होता है इसकी जगह पे? ए होता है। सही स्पेलिंग क्या है? EXHILARATE, एक्सेलरेट। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया था कि वो वाला ऑप्शन ढूंढिए जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी की स्पेलिंग गलत है। अगला वर्ड था अकोमोडेट, ध्यान रखना 2 बार सी 2 बार एम आता है, बहुत बार पढ़ा है। नेक्स्ट, द यूनियन लीडर्स डिमांडेड that the policy be withdrawn immediately and the compensation should be paid to workers who had laid off.
चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि द यूनियन लीडर्स, सब्जेक्ट है यहां का, डिमांडेड वर्ब है यहां का। क्या आपको याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे डिमांड आ गया, अगर कहीं पर प्रपोज आ गया, अगर कहीं पर रिकमेंड आ गया, तो ये सारे के सारे अपने साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लेते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का मतलब है कि वहां पे या तो बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा या फिर बी प्लस वी थ्री का, अगर आप पैसिव करना चाहते हो तो क्या लिखा है कि द यूनियन लीडर्स डिमांडेड, यूनियन लीडर्स ने डिमांड किया दैट, क्या डिमांड किया, द पॉलिसी सब्जेक्ट बी विड्रॉन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाया गया है कि पॉलिसी को वापस ले लेना चाहिए। सो बी विड्रॉन है, बी के बाद V3, बिल्कुल सही है। यहां तक तो कोई एरर नहीं मिल रहा। इमीडिएटली आ जाओ, फिर यहां पे कोई एरर नहीं है। द पॉलिसी लीडर्स बिल्कुल सही था, डिमांडेड बिल्कुल सही था। क्या डिमांड किया, दैट द पॉलिसी बी विड्रॉन इमीडिएटली, कोई एरर नहीं है। आगे बढ़े, एंड दैट कंपेंसेशन शुड बी, कंपेंसेशन क्या है यहां का, सब्जेक्ट है। कंपेंसेशन शुड बी पेड, ठीक है। अच्छा, कंपेंसेशन यहां का सब्जेक्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपेंसेशन यहां का सब्जेक्ट है, फिर क्या लिखा हुआ है, शुड बी पेड टू वर्कर्स। कंपेंसेशन यहां का सब्जेक्ट था, शुड यहां का मॉडल था, मॉडल के बाद बी है और बी के बाद V3 है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि बी प्लस V3 का मतलब होता है कि ये कौन से वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव होने का क्या मतलब है कि जो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं। आ जाइए, अब एक बात बताइए, कंपेंसेशन कुछ देगा या कंपेंसेशन दिया जाएगा? कॉमन सेंस है, कंपेंसेशन दिया जाएगा, राहत दी जाती है, राहत किसी को कुछ देता नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो कंपेंसेशन हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारे एक्शन का रिसीवर था। कौन सा एक्शन का, पेड का रिसीवर था, डूअर नहीं। अगर ये हमारे एक्शन का रिसीवर था, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस का मतलब है बी प्लस V3 में होना चाहिए, तो देखो बी प्लस V3 में है या नहीं, क्लियर है यहां तक। इसका मतलब यह है कि एंड द कंपेंसेशन में कोई एरर नहीं, शुड बी पेड बिल्कुल सही है। किसे देने की बात हो रही है, टू वर्कर्स, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। अच्छा, कौन से वर्कर्स की बात हो रही है, अब आगे देखना, कौन से वर्कर्स की बात हो रही है। वर्कर्स यहां पर नाउन था, और ये वाला जो फ्रेज है हु हैड लेड ऑफ, ये उसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाता कि पता करो ये कौन सा क्लॉज है, तो ये कौन सा क्लॉज होता भाई साहब, ये होता आपके लिए एक या तो पार्टिसिपल फ्रेज बोल लो या तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल लो, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल या एडजेक्टिव फ्रेज होता या क्लॉज होता, राइट। आ जाए, लिखा है हु हैड लेड ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है वर्कर्स हु हैड लेड ऑफ, ठीक है। मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूं इसको। वर्कर्स यहां का नाउन था, हु इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया था। क्या आपको यह बात याद है कि हु का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, इसका मतलब वर्कर्स तो कोई इंसान ही होंगे, तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अच्छा, इसके बाद जो वर्ब आता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ हु आता है। हु एंटीसीडेंट किसका है, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट कौन है, वर्कर्स, मतलब हम वर्कर्स के लिए हेड लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, वर्कर्स के लिए हेड लगा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है लेड ऑफ, एक फ्रेज होता है ले ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना, छोड़ देना, उसको ले ऑफ कहा जाता है। उसी का यहां पे पास्ट लिखा है लेड ऑफ, ठीक है। उसी का V3 लिखा है, पास्ट नहीं, लेड ऑफ, ठीक है। मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। एक बार जब ये बात चली है तो मैं ये भी बता दूं, अक्सर लाई और ले में कंफ्यूजन होता है। लाई V1 है, ले V2 है और लेन V3 है। ले अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, जिसका V2 होता है लेड और V3 होता है लीड। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए, एक और चीज थी रिवाइज करने लायक, वो हमने कर ली। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे लेड ऑफ, हैड लेड ऑफ, ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अब हम जरा मीनिंग समझते हैं इसका। अभी जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, ये वाला तो आपको दिख रहा है हैड प्लस V3 है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि ये कौन से वॉइस में है, तो आप तुरंत कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है या नहीं है, बिल्कुल एक्टिव वॉइस में। अच्छा, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे एक्शन का डूअर होना चाहिए, डूअर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां ये लिखा है कि यूनियन लीडर्स ने डिमांड किया कि वो पॉलिसी को विड्रॉ कर लेना चाहिए और कंपनसेशन वर्कर्स को देना चाहिए। कौन से वर्कर्स को, हु हैड लेड ऑफ, उन वर्कर्स को जिन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। क्योंकि यहां का जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि वर्कर्स यहां का डूअर है और लेड ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। तो मीनिंग ये बन रहा है कि वर्कर्स ने नौकरी से निकाल दिया है, तो कंपनसेशन मिलना चाहिए उन वर्कर्स को जिन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। क्या मीनिंग बना भाई, आप कंपनसेशन उन लोगों को देंगे जिन्होंने नौकरी से निकाला, या उनको देंगे जिन्हें नौकरी से निकाला गया? इसका मतलब ये जो लेड ऑफ है वर्कर्स, इसका
रिसीवर, इसका डूअर नहीं, इसका रिसीवर होना चाहिए कि नहीं? वर्कर्स को कंपनसेशन क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वर्कर्स को ही नौकरी से निकाला गया है। इसका मतलब यही, ये जो लेड ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, वर्कर्स इसका डूअर नहीं है, वर्कर्स इसका रिसीवर है। और अगर ये रिसीवर है तो ये कौन सा एक्शन होगा? पैसिव एक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर ये पैसिव है तो फॉर्म क्या होना चाहिए था? फॉर्म होना चाहिए था B+B3 का। तो बताओ यहां पे एरर हुआ या नहीं हुआ? मैं क्लीन कर रहा हूं। बताओ यहां पे एरर हुआ या नहीं हुआ? 100% एरर हुआ। क्या एरर है भाई साहब? एरर ये है ऑप्शन नंबर सी में कि हु हैड लेड ऑफ नहीं होना चाहिए था, हु हैड बिन लेड ऑफ होना चाहिए था। यहां पे होना चाहिए था बिन लेड ऑफ। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनको नौकरी से निकाला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु हैड बिन लेड ऑफ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिखा इफ द कॉर्पोरेशन वाज टू हैव इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर, अगर कॉर्पोरेशन ने पहले रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया होता, इट वुड नाउ बी रीपिंग सब्सटेंशियल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड रेपुटेशन। अब जाकर वो बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा रहा होता प्रॉफिट और रेपुटेशन में। समझना बात को, क्या कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेशन ने अगर पहले इन्वेस्ट किया होता तो अभी वो बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा होता। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि मिक्स्ड कंडीशनल है? अच्छा, मिक्स्ड कंडीशनल में जो दो क्लॉज है उसमें से एक क्लॉज बता रहा है पास्ट के एक्शन को और दूसरा क्लॉज बता रहा है प्रेजेंट के एक्शन को कि अभी फायदा होता। अच्छा, जो पास्ट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 लेगा और जो प्रेजेंट का जो भी कंडीशन है वो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 लेगा। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि इस वाले में हैड प्लस V3 होना चाहिए और इस वाले में वुड प्लस बेस फॉर्म होना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आइए ऑप्शन पे लिखा इफ द कॉर्पोरेशन वाज टू हैव। सबसे पहले वाज टू हैव कोई ऑप्शन नहीं होता, वर टू हैव होता तो हम सोचते भी, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो गलत है। लिखा इफ द कॉर्पोरेशन विल इन्वेस्ट, इफ के बाद विल कैसे आएगा? बेतुका ऑप्शन। इफ द कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट्स, इन्वेस्ट कहां से आएगा? बेतुका ऑप्शन, ये कंडीशनल है। क्या होगा आंसर में? ऑप्शन नंबर ए, इफ द कॉर्पोरेशन हैड इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर। देखो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते तो ये झटके में बन जाता, 10 सेकंड का सवाल था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप केवल मार्क्स लाने का सोचो, आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने सेट किया है ना, हो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में यही वाले ऑप्शन होंगे। कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया तो कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कीजिएगा। आगे बढ़े। द मिनिस्टर स्टेटमेंट वॉज सो डैश दैट इट ओनली सर्व टू डैश द एंगर ऑफ द प्रोटेस्टर्स। जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट था वो इतना डैश था कि उसने केवल, प्लीज मार्क कीजिएगा यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा हुआ है, उसने केवल एक काम किया, वो था जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके एंगर को डैश किया। आई लिखा द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट वॉज सो डैश। ऑप्शन फिलअप करते हैं। क्या लिखा है यहां पे? कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण, कोई ऐसी चीज जो शांतिपूर्ण। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, है ना। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, राइट। इनफ्लेम का मतलब होता है इंटेंसिफाई, प्रोवोक करना, राइट। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। अच्छा, ऑब्सक्योर का मतलब भी अनक्लियर होता है, बहुत बार पढ़ा है आपको। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्व कर देना, सुलझा देना। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा कर देना। आ जाओ ऑप्शन पे। लिखा है कि मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट था वो इतना शांतिपूर्ण था कि उसने केवल एक काम किया, प्रोटेस्टर्स के एंगर को शांत कर दिया। अब ये आपको हिंदी में बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम यह है कि इसमें ओनली वर्ड लिखा हुआ था। ओनली इस बात के लिए आया है कि उसका जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। मान लो मैं नाराज हूं और आपको भेजा गया मुझसे बात करने के लिए और आपने मुझे और गुस्सा दिला दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? यू ओनली मेड मी एंग्रियर। आपने मुझे पहले से भी ज्यादा गुस्सा कर दिया, आपने केवल एक काम किया। तो ये ओनली, इसलिए मैंने बोला था ओनली को मार्क करना। आमतौर पर ये जब सेंटेंसेस में लगता है तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज की इंटेंसिटी को और बढ़ा देना, यहां शांत करने की बात नहीं थी। गलत है। द मिनिस्टर स्टेटमेंट वॉज सो प्रोवोकेटिव। मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो इतना ज्यादा उकसा देने वाला था कि उसने प्रोटेस्टर्स के गुस्से को और भड़का दिया और इंटेंसिफाई कर दिया। उसने केवल एक काम किया कि गुस्सा और भड़का दिया। यह हो सकता है। मिनिस्टर का स्टेटमेंट इतना अनक्लियर था कि उसने मुद्दा सुलझा दिया। कोई सेंस नहीं है। मिनिस्टर का स्टेटमेंट इतना अनक्लियर था कि उसने मुद्दे को छोटा कर दिया। कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े, पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 12।
लिखा है द डिबेट अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इंटेंसिफाइड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जो बहस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास में वो केवल बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। अदर्स आर्ग्यू दैट इट पोजेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स इफ माफ कीजिएगा इफ लेफ्ट अनचेक्ड। बाकियों का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब हमारे लिए जीवन का खतरा बन जाएगा अगर इसे चेक नहीं किया गया, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया। सम सी इट एज अ टूल टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस। कुछ लोग इसको एक ऐसे तरीके के टूल में देखते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ग्लोबल चैलेंजेस जो है वो सॉल्व होंगे। आर में है गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू क्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर इट्स ग्रोथ। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रही है कोई भी नियम कानून बनाने में पूरी दुनिया में इसके ग्रोथ के लिए। एथिकल क्वेश्चंस अबाउट बायस एंड अकाउंटेबिलिटी रिमेन अनसॉल्व्ड। जो एथिकल क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड, बायस और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, वो अभी भी अनसॉल्व्ड है। मतलब इसमें किसकी जिम्मेदारी बनेगी? कहने का मतलब ये है कि जो एथिकल क्वेश्चंस है ना कि अगर एआई ने कुछ गलती कर दिया तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? एआई क्यों हमेशा अमेरिकन कंटेक्स्ट में जवाब देता है? ये बायसनेस क्यों है? तो ऐसे जो एथिकल क्वेश्चंस है ना ये अभी भी अनसॉल्व्ड है। द फ्यूचर ऑफ एआई विल डिपेंड ऑन हाउ सोसाइटीज बैलेंस इनोवेशन विद कॉशन। जो फ्यूचर है एआई का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सोसाइटीज कैसे बैलेंस करेंगे एआई को और वो किस तरीके से इनोवेशन और कॉशन दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आएंगे। ठीक है, आई ये पूरा पैसेज था, बढ़िया पैसेज है, हमें अरेंज करना है अब इसको। मुझे आंसर तो मिल गया क्योंकि एक चीज जो था वो मैंने लिंक किया था, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं एक बार समझा देता हूं आपको कहां से क्या कनेक्ट और हो सकता था। लिखा है जो डिबेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास में वो इंटेंसिफाई हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में। अच्छा, डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है किसी चीज के को लेके बहस। बहस का मीनिंग यह है कि कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे। तो अगला जो दो स्टेटमेंट होना चाहिए वो इस डिबेट वाली बात को जस्टिफाई करना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? पी में लिखा था अदर्स आर्ग्यू दैट अदर्स आर्ग्यू मतलब बाकी लोग ये कहते हैं कि इसे अगर नहीं संभाला गया तो ये जान का खतरा है। मतलब पहले वाले लोग कुछ कहते होंगे तभी तो हमने यहां अदर्स वर्ड यूज किया। अदर्स आपके लिए क्या बता रहा है? अदर्स बता रहा है कि पहले भी कुछ लोगों ने कुछ कहा था। क्यों में क्या लिखा था? सम सी इट एज अ टूल टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस। कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करता है। अच्छा, आपको ऐसा पढ़ के नहीं लग रहा कि ये वाला प्रो एआई है, मतलब एआई के बारे में कुछ अच्छा बता रहा है, और ये वाला एंटी एआई है, मतलब ये एआई के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहा है? इसका मतलब ये है कि जो डिबेट की बात की गई थी ये दोनों सेंटेंस को जस्टिफाई कर। तो क्यों होना चाहिए कि पहले अच्छी बात बोली। मैं क्यों को पहले क्यों रख रहा हूं? क्योंकि पी में लिखा होता है अदर्स आर्ग्यू। इसका मतलब इसके पहले भी कोई एक स्टेटमेंट था जिसमें कुछ पॉजिटिव बोला गया होगा, तभी हम उसका नेगेटिव बता रहे हैं। तो क्यू के बाद पी होना चाहिए था। आ जाइए ऑप्शन पे। क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है। बहुत बढ़िया, तीन ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो फिक्स है कि क्यू के बाद पी होने वाला है। अच्छा, ये चीज भी फिक्स है कि क्यू के बाद पी अगर होने वाला है तो ये शुरुआत में ही होना चाहिए, क्योंकि हम डिबेट वर्ड से इसको कनेक्ट करके पढ़ रहे थे। तो क्यूपी से स्टार्ट होना चाहिए, आर से स्टार्ट है, नहीं हो सकता। क्यूपी से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो क्यू और पी इससे स्टार्ट है। अब हमें आगे के दो को बैलेंस करना है। एक और लिंक जो मुझे मिला था, जो मैंने अभी एक मिनट पहले आपको बताया कि डायरेक्टली भी बन सकता था। कैसे? देखो 6 में क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर ऑफ एआई डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसे बैलेंस करेगी इनोवेशन को। क्या कहीं पे और बैलेंस करने की बात की गई थी क्या? हाँ जी, की गई थी। एस में, एस में बोला गया था कि इथिकल क्वेश्चन है कि बायस जो है इसके खिलाफ और अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होगी। मतलब जो बायसनेस है वो कैसे जाएगा, और दूसरा जिम्मेदारी कैसे सॉल्व होगी, जिम्मेदारी किस तरीके से किसकी बनेगी। इसी बैलेंस करने की बात की जा रही है ना, कि ये एथिकल क्वेश्चंस आज भी अनरिजॉल्व्ड है, इनको बैलेंस करना जरूरी है। जिसका मतलब एंडिंग किसके साथ होना चाहिए था? एस के साथ होना चाहिए था। यहां देखना, एस के साथ एंडिंग है, आर के साथ एंडिंग है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने क्यों बोला कि एक बार में बन जाता? क्योंकि मैंने सबसे पहले ये चीज, मेरा ध्यान यहां पे गया था कि एस नंबर सबसे लास्ट होना चाहिए। अगर एस लास्ट है तो देखना आर से एंड है, एस से एंड है, पी से एंड है, एस से एंड है। ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाता। आर से स्टार्ट हो नहीं रहा था, वो हमने पहले चेक कर लिया था। तो आंसर कौन सा होता? ऑप्शन नंबर डी। हम डायरेक्टली उस तरीके से भी बना सकते थे। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 नरेशन का सवाल है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैड यू वर्कड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर यू वुड नॉट हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ। लिखा हुआ है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अगर आपने लगातार काम नहीं किया होता बहुत सालों से, तो आप जो है अभी अगर आपने कंसिस्टेंटली काम किया होता बहुत सालों से, तो आप आज इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब देखो, बहुत बार अभी जो मैं बात कह रहा था ना कि आधे लोग पहले सुनते नहीं है। जो 100 में से 50 सुनते हैं, उसमें उन 50 में से 45 को चीजें समझ नहीं आती। वो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक मेरे मॉक में, अभी मैं छठा मॉक करा रहा हूं ना, तो 3 से 4 में ऐसे टाइप के सवाल मैंने जानबूझ के डाले थे, ठीक है। इसी वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वो वाला नरेशन पढ़ाइए ना जिसमें चेंज नहीं होता है, जो थर्ड कंडीशनल वाला होता है सर। अरे बेवकूफ इंसान, मैं जब तक लिखूंगा नहीं कि ये कंडीशनल सेंटेंस थर्ड है तब तक नहीं समझोगे कि कंडीशनल सेंटेंस थर्ड है। और वो कौन सा नया रूल था भाई कि वो नहीं बदलेगा? ऐसा मुझे कोई रूल बता दो जिसमें नरेशन में हेड को किसी और में चेंज किया जाता है। वो थर्ड कंडीशनल के वजह से नहीं चेंज हो रहा या हेड के वजह से नहीं चेंज हो रहा? जरा कॉमन सेंस लगाओ तो, हेड को किसमें बदलोगे? इतने मतलब फनी लोग हैं ना, इतने फनी लोग हैं कि प्रॉपर जब उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना तो अपना घुटना रगड़ने लगता है, क्योंकि दिमाग पूरा का पूरा घुटने में ही है। ये थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल ऐसे पढ़ना है ही क्यों? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है लाइफ को यार? सिंपल सी चीज है। यहां देखो क्या लिखा होता है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट। सेड का मतलब ये है कि आगे चल के पास्ट होगी चीजें। यहां लिखा हुआ था हैड। अब मुझे बता दो कि आप पास्ट परफेक्ट को किस में बदल सकते हो? पढ़ा है ना रूल आपने, पास्ट परफेक्ट अनचेंज रहता है, हैड हमेशा हैड रहेगा। अच्छा आगे मॉडल परफेक्ट है, वुड नॉट हैव, तो वुड नॉट हैव को क्या शुड नॉट हैव में चेंज कर दोगे कि विल नॉट हैव में चेंज कर दोगे? किसी में बदलेगा ये? नहीं ना। तो इसको रूल जैसा रट्टा क्यों मारना है आपको कि थर्ड रहेगा तो नहीं बदलेगा, सेकंड रहेगा तो बदल जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ ना यार। हैड लिखा हुआ है नहीं बदलेगा, वुड नॉट हैव लिखा हुआ है नहीं बदलेगा, इसमें इतनी हाई तबाह मचाने लगते। आगे देखो ये क्वेश्चन और भी आसानी से कैसे सॉल्व होता है, कुछ ऑप्शंस तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाता है। यहां पे लिखा होता है नाउ। मैंने पहले भी बोला था कि जहां पे ऐसे एडवर्ब्स मिल जाते हैं ना, समझ जाना कि वहां से ऑप्शन कटेगा। तो नाउ बदलता है देन में। आओ, देन है, नाउ है, नाउ है। गलत है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। या तो ये मान लिया जाए कि इफ यू हैड लिखा हुआ है, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्टली मान लो कि हैड लिखा हुआ है, इन्वर्जन है क्योंकि यहां पे इफ नहीं था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता था। ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, दोनों ऑप्शन कंपेयर करो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट हैड दे वर्क, दैट इफ दे हैड वर्क। अभी मैंने बोला कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये इस तरीके से भी बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है। कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, यू वुड नॉट, दे वुड नॉट। मिल गया ऑप्शन, यही से ऑप्शन कटेगा। क्या लिखा हुआ था? यू वुड नॉट। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है, क्या लगाएंगे? दे। यहां क्या लगा हुआ? यू। गलत है, आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एग्जाम में ना आपको इतना सोचना नहीं है कि सेकंड पर्सन है और ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। एक बात पता है ना कि यू रहा तो चेंज होगा, किसमें होगा वो बात की बात है। यू रहा तो चेंज होगा ना, तो यू का यू कैसे छूटेगा? यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड है वाइट्यूपेरेटिव। पहले पढ़ा चुका हूं आपको। मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत डेरोगेटरी हो, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अपमानजनक चीज को वाइट्यूपेरेटिव कहा जाता है। ठीक है, आइए ऑप्शन पे। वर्ड है अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गाली गलौज करना, बहुत ज्यादा अपशब्द कहना। सिमिलर लाइंस में कॉशियस मतलब होता है केयरफुल, ये तो उल्टा हो जाएगा। रिस्पेक्ट सम्मान देना, उल्टा हो जाएगा। कंसिलिएटरी, अभी समझाता, कंसिलिएटरी शांतिपूर्ण, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अब्यूजिव। आगे बढ़े, एक्सक्यूज मी। लिखा है कि अर्बन पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज इन डेवलपिंग नेशंस। लिखा है कि अर्बन पॉवर्टी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज है डेवलपिंग नेशंस का। पी में लिखा है इनफॉर्मल वर्कर्स लैक सोशल सिक्योरिटी एंड स्टेबल इनकम्स। जो इनफॉर्मल वर्कर्स है ना, ऐसे वर्कर्स जो रेगुलर, जिनकी सैलरी नहीं होती, कभी कभार काम मिलता है, वैसे लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी की बहुत कमी है और स्टेबल इनकम की बहुत कमी है। क्यों में लिखा है माइग्रेशन टू सिटीज हैज क्रिएटेड स्प्रॉलिंग स्लम्स एंड इनएडिक्वेट फैसिलिटीज। जो गांव के लोग उठ के जो शहर आए, जो माइग्रेशन हुआ ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां फैल गई हैं और फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। आर में है राइजिंग इनइक्वालिटी डिपेंड्स द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर। ये जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है ना, किसकी इनइक्वालिटी की बात हो रही है, हमें यहां से समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इस इनइक्वालिटी की वजह से गरीबों का मार्जिनलाइजेशन हो गया है। मतलब गरीब जो है वो एक और गरीब होता जा रहा है, वो मेन जो स्ट्रीम है सोसाइटी का, उससे दूर होता जा रहा है। एस में लिखा है डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद मिलियंस रिमेन ट्रैप्ड इन प्रिकैरियस कंडीशंस। लाखों ऐसे लोग हैं जो बहुत अजीब, बहुत विकट स्थिति में फंसे हुए हैं।
S6 में है अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल रूट्स ऑफ पॉवर्टी। एक हर तरफ से मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स वाले अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोच जिसमें हो, वैसे किसी उपाय की जरूरत है ताकि ये जो गरीबी का स्ट्रक्चरल रूट है उसको ठीक किया जा सके। क्लियर है? देखें अब। अच्छा, यहां पे एक चीज जो मुझे समझ में आई थी, यहां पे मैंने बोला भी था, राइजिंग इनइक्वालिटी डिपेंड्स द मार्जिनलाइजेशन। ये अपने आप में इनकम्प्लीट है क्योंकि कौन से इनइक्वालिटी की बात की जा रही है ये नहीं पता। क्या हमें और कहीं पे मिल सकता है? यहां तो माइग्रेशन की बात की गई है, यहां इनफॉर्मल वर्कर्स के पीड़ा की बात की गई है। एस में बोला गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो खराब कंडीशन में रह रहे हैं। तो यहां कौन से इनइक्वालिटी की बात हो रही है? फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की बात हो रही है ना। फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की बात हो रही है। कैसे पता चला मुझे? जब मैंने एस को आर से कनेक्ट किया, तो एस के साथ आर होगा, एस के साथ आर होगा। आइए ऑप्शन पे एस के साथ आर होना चाहिए, आर के बाद एस है, एस के बाद आर है, सॉरी, एस के बाद क्यू है, एस के बाद आर, और किसी ऑप्शन में नहीं था। इतने से ही बन गया क्या? क्यू पी एस आर। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यू पी एस आर। तो बहुत इजी हो गया फिर भाई। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16। द कमिटी डिसाइडेड टू डैश, एक मिनट यार मैं जरा एसी बंद कर दूं। हाँ, लिखा था द कमिटी डिसाइडेड टू डैश द प्रपोजल डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस आर्ग्यूइंग दैट डिले वुड बी कॉस्टलियर। लिखा कमिटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को डैश करेगी, इसके बावजूद कि ऑब्जेक्शंस थे, आर्ग्यूमेंट थे, और ये सॉरी उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अगर हम देर करेंगे तो वो और महंगा पड़ेगा। तो कमिटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को डैश करेगा ऑब्जेक्शंस के बावजूद। मतलब प्रपोजल पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, उसके बावजूद कमिटी ने डिसाइड किया कि वो उस प्रपोजल को डैश करेगा। और आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो देरी होगी ना, वो देरी ज्यादा नुकसान देगी, वो देरी और ज्यादा पैसे खर्च कराएगी। तो क्या बात हो रही है? पुश थ्रू। पुश थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को पास करना, ठीक है, किसी तरीके से किसी चीज को अप्रूव करना, उसको पुश थ्रू कहा जाता है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, डिले कर देना, इस सेंस में यूज किया जाता है। बैकआउट मतलब होता है किसी चीज से हाथ खींच लेना, वापस लौट जाना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अब आप बताओ, कमिटी ने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्शन के बावजूद वो प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी, ऑब्जेक्शन के बावजूद रिजेक्ट करेगी, और ये कहा कि देरी करेंगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा। नहीं भाई, इसका मतलब तो यहां एक्सेप्टिंग जैसा कुछ होना चाहिए था। बैकआउट ऑफ बाहर निकलना, पुट ऑफ कैंसिल करना, एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? पुश थ्रू। द कमिटी डिसाइडेड टू पुश थ्रू। ठीक है, पुश थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लागू करना बहुत मुश्किलों के बावजूद। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। द कमिटी वाज एगर टू एड्रेस द इरेगुलरिटीज हाइलाइटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। कमिटी जो है वो बहुत एगर थी, बहुत उतारू थी कि वो एड्रेस करे, किसको एड्रेस करे? जो भी इरेगुलरिटीज ऑडिट रिपोर्ट में आई हैं उनको। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंडरलाइंड जो फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? सबसे पहले प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो ये हो नहीं सकता। अब हमें ये देखना है कि ये किसके लिए आ रहा है। इसके लिए हमें सेंटेंस को अलग अलग करना पड़ेगा। द कमिटी यहां का सब्जेक्ट है, वॉज यहां का लिंकिंग वर्ब है, एगर यहां का एडजेक्टिव है। ठीक है, टू एड्रेस एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए? एगर के लिए। कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, एगर किसके लिए है? वो एड्रेस करने के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब जो लिखा हुआ था कि एड्रेस करने के लिए इरेगुलरिटीज, क्या ये एडवर्ब फ्रेज हो सकता है? एडवर्ब का मतलब होता है या तो ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, या तो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या तो फिर ये खुद को एडवर्ब को क्वालिफाई करे। यहां पे एक ही एडजेक्टिव था, एगर। क्या ये एगर को क्वालिफाई कर रहा था? द इरेगुलरिटीज हाइलाइटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट? नहीं। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब है ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए आ रहा होगा। अगर आपने इस पूरे टू एड्रेस को नाउन माना भी है इन्फिनेटिव समझ के, तो क्या ये टू एड्रेस को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा था? इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रहा था? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, नाउन फ्रेज। ये हुआ ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब समझो ये नाउन फ्रेज हो क्यों रहा है। मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको। टू एड्रेस एक इन्फिनेटिव है। अच्छा, इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो, पार्टिसिपल हो, ये एक नाउन या एक एडजेक्टिव, अगर वो पार्टिसिपल है तो हो सकता है। साथ ही साथ में ये एक सेमी वर्ब का भी तो काम करता है। ये बात भी तो आपको पता है ना कि ये अपने आप में एक वर्ब भी है। तो क्या लिखा हुआ था? टू एड्रेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टू एड्रेस व्हाट, टू एड्रेस व्हाट, ऑप्शन पे आइए। आंसर है टू एड्रेस। अच्छा, अगर मैं यहां लिख देता तो द प्रॉब्लम, सपोज यहां लिखा होता द प्रॉब्लम, द कमिटी वाज एगर टू एड्रेस द प्रॉब्लम। आप बोलते, झटाक से बोलते कि सर ये वाला तो ऑब्जेक्ट है एड्रेस का, तो ये वाला कौन सा फ्रेज हो जाएगा? ये वाला नाउन फ्रेज हो जाएगा। अच्छा, द प्रॉब्लम को हटा के मैंने इतना लंबा लिख दिया, द इरेगुलरिटीज हाइलाइटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब ये कौन सा फ्रेज है? अभी भी तो ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। टू एड्रेस व्हाट? टू एड्रेस द इरेगुलरिटीज हाइलाइटेड इन द ऑडिटेड रिपोर्ट।
इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज होगा, ये इस और कौन सा फ्रेज होगा, ये वाला नाउन फ्रेज होगा। क्यों नाउन फ्रेज होगा? क्योंकि ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? अगला वर्ड ऑफस्केट। ऑफस्केट हमसे अपोजिट वर्ड पूछा गया ऑफस्केट का। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाया आपको मैंने, टू कॉम्प्लिकेट, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देना, उसको ऑफस्केट कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इसका उल्टा बताइए। क्लैरिफाई मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना, सोल्यूशन निकालना। मॉलिफाई शांत करना। इरेडिकेट किसी चीज को जड़ से हटाना। कंसील किसी चीज को छिपाना। टू हाइड के सेंस में यूज किया जाता है, हाइड के सेंस में यूज किया जाता है। तो क्या छिपाना सेंस होगा? नहीं। हटाना सेंस होगा? नहीं। शांत करना सेंस होगा? नहीं। किसी चीज को जटिल बना देना इज ऑफस्केट, उसको सॉल्व कर देना इज टू क्लैरिफाई। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, आई विल नॉट सपोर्ट द प्रपोजल अनलेस इट इज बैक्ड बाय रिलायबल एविडेंस। आपसे पूछा गया अंडरलाइन जो क्लॉज है इसमें आप ये बताएंगे कि इसका फ्रेज कौन सा फ्रेज है। ये लिखा है कि आई विल नॉट सपोर्ट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज अभी मैंने नाउन सॉरी आपके फ्रेज के लिए एक्सेप्ट की थी वो चीज यहां क्लॉज के लिए भी है। लिखा है आई विल नॉट सपोर्ट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करूंगा। आई सब्जेक्ट है, विल यहाँ का मॉडल है, सपोर्ट यहाँ का मेन वर्ब है, द प्रपोजल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या सपोर्ट करने की बात हो रही है? प्रपोजल सपोर्ट करने की बात हो रही है। क्या आगे हमें किसी और नाउन की जरूरत है? नहीं। क्या अनलेस से स्टार्ट होते हुए नाउन क्लॉज का काम कर रहा है? नहीं, नाउन क्लॉज तो नहीं है। आगे बढ़े। प्रपोजल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्या? क्योंकि प्रपोजल एक नाउन था, तो क्या यहां आगे प्रपोजल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा प्रपोजल को? और प्रपोजल कैसा था? वो प्रपोजल जो मुझे परसों रात को मिला था। अगर ये लिखा होता कि वो प्रपोजल जो मुझे परसों रात को मिला होता तो डेफिनेटली वो एक एडजेक्टिव क्लॉज होता, क्योंकि वो प्रपोजल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। पर यहां पे क्या प्रपोजल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? नहीं है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। अच्छा, मेन क्लॉज तो ये वाला है, तो मेन क्लॉज भी नहीं है, तो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। ये हुआ ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब ये समझते हैं कि ऑप्शन मतलब ये एडवर्ब क्लॉज हुआ क्यों? इसीलिए हुआ क्योंकि आगे जो भी सेंटेंस लिखा है ना वो सपोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा प्रपोजल को। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? अगर आप देखोगे सपोर्ट नहीं करने के वाई का रीजन आगे बताया गया है। कब तक नहीं करूंगा? आप ये भी रीजन ले सकते हो कि यहां कब तक का सेंस है, जब तक उसे बैक नहीं किया जाता है रिलायबल एविडेंस से, जिसका मतलब है किसी भी हालत में ये सपोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए आया। तो आंसर कौन सा होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा या नहीं होगा? क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिखा है द मैनेजर सेड टू द ट्रेनी, विल यू नॉट फिनिश द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन इफ आई गिव यू एडिशनल रिसोर्सेस। मैनेजर ने ट्रेनी से कहा कि अगर आप फिनिश नहीं करोगे असाइनमेंट को डेडलाइन के पहले, अगर मैं आपको एडिशनल रिसोर्सेस दे दूं, इफ आई गिव यू एडिशनल रिसोर्सेस। आ जाइए, यहां लिखा है विल यू नॉट फिनिश। विल किस में बदलेगा? वुड में बदलेगा। आइए ऑप्शन चेक कीजिए, विल लिखा हुआ है, गलत है। वुड है, वुड है। हैड लिखा हुआ है, हैड कहां से आएगा? गलत है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक यस नो क्वेश्चन था, तो या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। लिखा है द मैनेजर आस्क्ड द ट्रेनी, द मैनेजर आस्क्ड द ट्रेनी, सही है। वेदर शी वुड नॉट फिनिश द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, बिल्कुल सही है। इवन इफ, यहां लिखा है कि इवन इफ, ऊपर कहीं इवन इफ लिखा हुआ था क्या? यहां इफ लिखा हुआ था। इवन अपने मन से कैसे आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ ही गिव V1 था, V1 बदलता है V2 में, तो गेव लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है गिवन। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि गिवन एक V3 है। हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में V3 लिखें या V4 लिखें, या बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता। तो बताओ ये वाला गलत है या नहीं है? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़िया सवाल, आगे बढ़े। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो एक बार, है ना, फिर एक बार पैसेज पढ़ लो। चलिए सॉल्व कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? सेकंड में द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, जो टोन था पैसेज का उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द जेंडर पे गैप। पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा डायरेक्टली जेंडर पे गैप में कंट्रीब्यूट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। हमसे पूछा गया इसका टाइटल बताइए। द पैसेज सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग जेंडर पे गैप वुड, पैसेज के हिसाब से अगर जेंडर पे गैप को रिड्यूस किया जाए तो उससे क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के तो लग रहा है जेंडर पे गैप के बारे में। आइए पढ़ते।
लिखा है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, द जेंडर पे गैप रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। लिखा हुआ है कि जबकि हमने बहुत प्रोग्रेस किया है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन में, लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से पेमेंट की जाती है एक पुरुष और एक महिला को, उसके बीच में जो गैप है वो आज भी एक बहुत बड़ा इशू है। द फ्रेज रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट मेन एंड वुमेन अर्न फॉर कंपेरेबल वर्क। ये जो जेंडर पे गैप है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक काम एक महिला करे और एक पुरुष करे तो उनके कंपैरिजन में किसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। While the exact figures vary by survey, studies consistently show that women on average earn 20 to 30% less than what men across sectors. लिखा जा रहा है कि फिगर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह बात नोटिस की गई है कि सेम काम करने के लिए पुरुषों को 20 से 30% ज्यादा पैसे मिलते हैं एक महिला से। वन रीजन इज ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। एक रीजन इसका यह है कि जो काम है वो काम को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि यह केवल महिलाएं कर सकती हैं, यह केवल पुरुष कर सकते हैं। Women are overrepresented in teaching, nursing, and informal labor, but underrepresented in leadership positions, science and technology fields. महिलाओं की संख्या ज्यादा करके है टीचिंग में, नर्सिंग में, इनफॉर्मल लेबर में, जबकि उनकी संख्या बहुत कम है लीडरशिप पोजीशंस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी फील्ड में। The so-called glass ceiling prevents many from rising to senior roles. और ये जो एक सो कॉल्ड बाधा है ना, ग्लास सीलिंग, यहाँ पे एक तरीके से मेटाफर यूज किया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो बाधा है ये किसी भी व्यक्ति को सीनियर रोल में जाने से रोक रहा है। कौन सी बाधा? कि महिलाएं वो काम नहीं कर पाएंगे जो पुरुष कर पाएंगे। इवन इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स वुमेन ऑफन फाइंड देमसेल्व्स कन्फाइंड टू सपोर्ट फंक्शंस रादर देन डिसीजन मेकिंग वंस। और अगर कॉर्पोरेट की भी बात की जाए तो वहां पे भी डिसीजंस पुरुष ही ले रहे हैं, महिलाएं सिर्फ उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रही है। कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस आल्सो प्ले अ रोल। कल्चरल और सोशल जो उम्मीदें हैं एक महिला से, वो भी एक रोल प्ले करता है। हाउसहोल्ड ड्यूटीज एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्प्रपोर्शनेटली फॉल ऑन वुमेन, लिमिटिंग देयर करियर कंटिन्यूटी। लिखा हुआ है कि जो घर के काम है ना, जो ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो केवल और केवल महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता है, जो उनके करियर को बहुत ज्यादा बाधित करता है। Career breaks for maternity or family care frequently result in women being offered lower wages upon return or being excluded from promotional tracks. लिखा हुआ है कि जो करियर ब्रेक्स महिलाएं लेती हैं मैटरनिटी लीव के लिए या फैमिली का ध्यान रखने के लिए, उसकी वजह से महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं जब वो वापस जुड़े, और उसके साथ साथ उनके जो प्रमोशंस हैं उनको भी बाधित किया जाता है। अर्बन रूरल डिवाइड्स डीपन द प्रॉब्लम। और ये बात एक और चीज से बहुत ज्यादा गहराती है कि शहरों में महिलाएं जो हैं और गांव में जो महिलाएं, उनके बीच का जो अंतर है ये भी प्रॉब्लम को और ज्यादा खराब करता है। While urban women face wage discrimination even in professional jobs, rural women often work in agriculture or casual labor with little to no regulation. लिखा है कि जहां पे जो शहरी महिलाएं हैं उनको ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये प्रोफेशनल जॉब्स में फेस करने पड़ते हैं। जो गांव की महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती हैं जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं कि कितने पैसे मिलेंगे। इन सच सेक्टर्स वेज डिस्पैरिटी इज इवन स्टार्कर since women are paid less despite being in equal or greater effort. लिखा हुआ है कि ऐसे सेक्टर्स में ना जो अंतर है पैसे देने का वो तो और ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं को पैसे या तो दिए ही नहीं जाते या तो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि वो उतनी मेहनत करती हैं जितना एक पुरुष कर रहे हैं। पॉलिसी इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट सच एज इक्वल रिम्यूनरेशन लॉज एंड कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी मैंडेट्स। लिखा है कि पॉलिसी हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इक्वल काम के लिए इक्वल पैसे देना, ऐसे किस्म के। However, implementation is inconsistent and enforcement mechanisms are weak. लेकिन नियम तो हर चीज के लिए है, वो नियम लागू नहीं होते, और उन नियम को लागू कराने का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत कमजोर है। Moreover, deep-rooted biases like assuming men are primary breadwinners continue to shape hiring and pay practices. लिखा है कि और जो सदियों से जो प्रथा चलती आ रही है कि जो पुरुष होंगे वही पैसा कमाएंगे, इसके वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा होती है इक्वल पे में। Without addressing these structural and cultural issues, legislation alone cannot close the gap. अगर इन स्ट्रक्चरल चीजों को ठीक नहीं किया जाता तो केवल नियम बना देने से ये गैप्स फिल नहीं होंगे। Encouragingly, younger generations are increasingly vocal about the issue. अच्छी बात यह है कि जो नई पीढ़ी है वो इस मुद्दे के बारे में बहुत वोकल है, बहुत बात करती है। Social media and campaigns, workplace diversity programs and youth-led initiatives have created momentum for change. बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि इस कैंपेन को मोमेंटम दे रहे हैं। येट मीनिंगफुल प्रोग्रेस रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट्स मस्ट इन्फोर्स लॉ स्ट्रिक्टली,
companies must commit to pay audits and transparency and families must share caregiving responsibilities and more equitably। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज से ये ठीक हो जाएगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार को नियम कड़े बनाने पड़ेंगे, कंपनीज को ऑडिट कराना पड़ेगा कि सारी महिलाओं को ठीक से पैसे मिले, घरों में महिलाओं का हाथ बटाना चाहिए लोगों को। Ultimately, bridging the gender pay gap is not only a matter of fairness but also of national growth। लिखा हुआ है कि अंततः बात यह है कि ये जो जेंडर पे का गैप है ना, इसको ब्रिज करने के लिए ये केवल फेयरनेस की बात नहीं है, ये नेशनल ग्रोथ की भी बात है। Studies show that reducing wage inequality could boost India's GDP substantially by bringing more women into the workforce at equal times। लिखा हुआ है कि ये स्टडीज ने शो किया है कि अगर ये जो इनइक्वालिटी है वेजेस में, इसको अगर ठीक कर दिया जाए तो इंडिया का जीडीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं फिर काम करेंगी। True independence and development then cannot be realized until women's work is valued on par with men's। आजादी का असली मतलब तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक महिलाएं जो हैं वो एक हाथ में, मतलब एक साथ मिलकर जब तक काम नहीं करेंगी पुरुषों के। ठीक है, आई ये पूरा पैसेज हमें समझ में आ गया। किसके बारे में है पैसेज? तो जो एक ऑफिस में या काम करने की जगह पे जो महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं इक्वल काम के लिए, उस जेंडर पे गैप के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। बढ़िया पैसेज है, आइए चेक करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द। पूरा पैसेज किसके बारे में था? ए, डिस्पाइट प्रोग्रेस के बावजूद द जेंडर पे गैप परसिस्ट ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल बैरियर्स। प्रोग्रेस के बावजूद जेंडर पे गैप आज भी है स्ट्रक्चरल और कल्चरल बैरियर्स की वजह से। हो सकता है आंसर, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। वुमेन इन इंडिया आर नॉट इंटरेस्टेड। भारतीय महिलाएं लीडरशिप रोल में इंटरेस्टेड ही नहीं है, गलत है। कानून जो है वो अकेले इस चीज को सॉल्व कर सकता है, गलत है। हमने पढ़ा था कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए। जो जेंडर पे गैप है वो केवल और केवल गांवों में है, नहीं भाई, ये हर जगह पे है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। द टोन ऑफ द पैसेज, आपसे पूछा गया है टोन। बार बार कहता हूं, जब भी टोन, टाइटल, सेंट्रल थीम, इन्फ्रेंस ये पूछा जाए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। लिखा है डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट। ये बहुत डिटैच्ड पैसेज है। स्पीकर कह रहा है कि तुम जाओ भाड़ में, मुझे मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये सेलिब्रेट करने वाला पैसेज था, ये पैसेज सेलिब्रेट करने वाला था नहीं भैया, एक प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है। सरकास्टिक एंड डिसमिसिव, ये एक बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने वाला पैसेज था, सरकास्टिक तो नहीं था। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? क्रिटिकल येट सोल्यूशन ओरिएंटेड। किसी की आलोचना की जा रही है, बिल्कुल आलोचना की जा रही है, लेकिन सोल्यूशन भी साथ साथ में बताया जा रहा है। अगला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द जेंडर पे गैप। पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा है जो डायरेक्टली जेंडर पे गैप को में कंट्रीब्यूट करता है? ए, वुमेन्स प्रेफरेंस फॉर इनफॉर्मल लेबर ओवर फॉर्मल जॉब्स। महिलाओं का जो प्रेफरेंस है कि वो इनफॉर्मल लेबर जो है उस फॉर्मल जॉब्स के ऊपर इनफॉर्मल लेबर करना चाहती है, वो चाहती है कि वो ऐसी जगह काम करे जहां पे कुछ कोई जो पेमेंट है वो डिफाइंड हो। ये तो आंसर नहीं हो सकता। हमसे क्या पूछा गया? इसमें से कौन सा जेंडर पे गैप में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है? किसकी वजह से जेंडर पे गैप है? इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन लॉस। जो कानून बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ मेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में जो मेल पार्टिसिपेशन है उसमें कमी है, ये तो गलत है, भर भर के लेबर फोर्स में है। ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। इक्वल पे एंड नेशनल ग्रोथ, इंडियाज अनटैप्ड पोटेंशियल। इक्वल पे और उसकी वजह से नेशनल ग्रोथ, ये एक ऐसा पोटेंशियल इंडिया का जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, ये तो ठीक लग रहा है। द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल वुमेन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में रूरल वुमेन का स्ट्रगल, ये तो पैसेज नहीं था। व्हाई वुमेन शुड अवॉइड करियर ब्रेक्स। करियर ब्रेक महिला को लेना ही नहीं चाहिए, ये नहीं था। कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज, इसके बारे में नहीं था। आंसर क्या है? इक्वल पे के बारे में था, ऑप्शन नंबर ए है। अगला, द पैसेज सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप वुड। पैसेज के हिसाब से अगर जेंडर पे गैप को रिड्यूस किया जाए, मतलब लगभग महिलाओं और पुरुषों को बराबर पे दिया जाए, तो उससे क्या होगा? ए, हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई फायदा नहीं होगा, नहीं, ये तो नहीं है। इंकरेज मोर मेन टू लीव द वर्कफोर्स। ज्यादा से ज्यादा पुरुष अपनी नौकरी छोड़ने लगेंगे, नहीं, ये भी नहीं है। सब्सटैंशियली बूस्ट इन नेशनल जीडीपी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में लेकर आएगा और इससे जीडीपी बहुत बढ़ेगी। था ना हमारा लास्ट लाइन था ना हमारा, यहां पे याद आ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये वाला तो आंसर हो सकता है। लीड टू एलिमिनेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया। इससे इंडिया का कल्चर खराब हो जाएगा, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया पैसेज था। देखो, मैं कोशिश करता हूं कि 25 में से मैं हर तरीके के सवाल डालूं, कुछ मुश्किल डालूं, कुछ आसान डालूं, कुछ मॉडरेट डालूं। बाकी आपके मार्क्स मुझे बताएंगे कि कितना अच्छा रह रहा है या कितना खराब रह रहा है, ठीक है। और जो मिथ था एग्जाम को लेकर कि स्टेनो एग्जाम बहुत टफ था, वो तो फूट गया। वन ऑफ द वीडियोस में मैं बता रहा था कि स्टूडेंट्स पैरानॉइड है,
ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि मुझे ये बात पहले से पता थी कि स्टूडेंट्स पैरानॉइड है। ठीक है, मैं बस किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता कि किसी बच्चे को पेपर बहुत टफ लग रहा है, मैं बोला रही है तो हलवा पेपर है, मैं वो नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं ये चीजें बोलता नहीं हूं कभी, या मैं लिखता नहीं। पर वन ऑफ द वीडियोस मैंने पहले बोला था कि भाई पेपर कभी भी एसएससी का लेवल ना कभी बैंक को टच नहीं कर सकता। जो बच्चा बैंक की तैयारी करता है ना, उससे आप जरा पूछ के देखना कि उसके इंग्लिश का लेवल क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश एक्चुअली टफ किसे कहते हैं। तो ये पेपर टफ नहीं था, फिर से बोल रहा हूं, पिछले सालों में पेपर आसान था, ये पेपर उस लेवल का था जिस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो पिछले सालों में क्वेश्चंस इजी थे, इस बार वाले क्वेश्चंस टफ नहीं थे। ठीक है, बाकी स्टेनोग्राफर एनालाइज करूंगा तो आपको और बेहतर से बता पाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन बना के कि किस तरीके से पेपर आया था। 25% कितने करेक्ट हुए बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।